डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश का सॉल्यूशन। इससे पहले हिंदी और जीव विज्ञान का कंप्लीट करा दिए गए सॉल्यूशन, इसी तरह से आपके सभी सब्जेक्ट सॉल्यूशन कंप्लीट कराए जा रहे हैं। यहाँ पर जो आपका पहला सेक्शन ए में एक रीडिंग सेक्शन आया हुआ था, जिसमें एक पैसेज था जिसमें फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई थी इंडियन सिटीजन्स के। तो उसको आपको पढ़ लेना था और उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर देने थे। इसमें जो फंडामेंटल राइट्स बताया गया एक्चुअली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सीधा सीधा इसमें जो अगर आप पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आर द बेसिक राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिस्पेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर, कास्ट, क्रीड एंड रेस एटसेट्रा। यहाँ पे सीधा सीधा ये लिखा गया है कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य जो है भारत के संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल अधिकार हैं। ठीक है ना, सीधा सीधा ये लिखा, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी आर द बेसिक राइट्स ऑफ ए इंडियन सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दीज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज अप्लाई टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर, कास्ट, क्रीड एंड रेस एटसेट्रा। तो इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि ये जो मौलिक अधिकार हैं और कर्तव्य हैं भारत के सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग, जाति, पंथ, नस्ल आदि के बावजूद जो है ये लागू होते हैं। चाहे वो उन कोई भी रिलीजन हो, जेंडर हो, कास्ट हो, कोई भी उसका पंथ हो या फिर कोई भी नस्ल हो, उनके ऊपर ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो है लागू होते हैं, यानी कि सभी को सब कुछ बराबर राइट्स मिलते हैं। इसी तरह बी पार्ट में भी दिया गया, राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, वन कांट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इस तरह से ये सारा का सारा पैसेज आपको समझाया गया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इन पैसेज को पढ़ लीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए आपको सेक्शन जो है ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, इस तरह से पार्ट वाइज जो पैराग्राफ दिए हैं। सी के बाद में आपका डी पैराग्राफ है, उसके बाद में ई पैराग्राफ है, और एंड में जो है हम चलते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एफ पैराग्राफ भी है, जो कि काफ़ी बड़ा है। यहाँ तक आपका कंप्लीट है। इसके बाद में आपका जो सेकंड पेज के बाद में थर्ड पेज पे आएंगे तो जी पैराग्राफ भी आपको मिलेगा छोटा सा। ठीक है, इसके बाद जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये क्या पूछा गया, ये देखिए। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, वाई आर राइट्स एंड ड्यूटीज कॉल्ड टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अभी अभी हमने देखा, पैसेज में पढ़ते ही हमें पता चला, राइट्स एंड ड्यूटी कॉल्ड टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बिकॉज वन कांट एग्जिस्ट विदाउट 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 अदर। यानी कि सीधा सीधा इसमें बोला गया है कि आपका जो है अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। ड्यूटीज विदाउट राइट्स आर मरली सेलेवरी, सिमिलरली राइट्स विदाउट ड्यूटीज अमाउंट टू लॉलेसनेस। इन एनी सिविलाइज सोसाइटी राइट्स एंड ड्यूटी मस्ट गो साइड बाई साइड, दोनों ही साथ में चलने चाहिए। ठीक है ना, इसमें बोला है ड्यूटी विदाउट राइट्स आर मरली स्लेवरी। यहाँ पर स्लेवरी का मतलब आप समझते ही हैं। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, इसको हम समझेंगे। इनको समझने के बाद ही हम जो है आगे बढ़ेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सीधा सीधा ड्यूटीज विदाउट राइट्स आर मरली स्लेवरी। अच्छा, तो मैंने आपको बता ही दिया ये चीज़। अधिकारों के बिना जो है कर्तव्य केवल गुलामी है। ठीक है ना, अधिकारों के बिना जो कर्तव्य है, राइट्स जो है, ये केवल मरली सेलेवरी यानी कि गुलामी है। सिमिलरली यहाँ पर राइट्स विदाउट ड्यूटीज अमाउंट ऑफ लॉलेनेस, यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा ये बोल रहा है कि इसी तरह से कर्तव्यों के बिना अधिकार जो है अराजकता, जिसको बोलते हैं ना, लॉ को फॉलो नहीं करते, तो अराजकता के बराबर माना जाता है। किसी भी सभ्य समाज में जो है अधिकार और कर्तव्यों को साथ में लेके चलना चाहिए, यही चीज़ इसमें बताई गई है। बी पार्ट में है, वाई इज देयर ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारे आज के जीवन में भारी अशांति क्यों है, ये भी इस पैसेज में लिखा गया। तो इन टुडेज वर्ल्ड एवरीबडी टॉक्स अबाउट हिज राइट बट नोबडी सीम्स टू बॉदर मच अबाउट हिज ड्यूटीज़। यहाँ पर जो है आज की दुनिया में हर कोई अपने अधिकारों की बात करता है, लेकिन कोई भी अपने कर्तव्यों के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं दिखाई देता है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ ग्रेट अनरेस्ट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ। इसी तरह से इसीलिए जो है हमारे वर्तमान जीवन में जो है अशांति भरी पड़ी है। इसके बाद में सी सेक्शन में पूछा गया, व्हाट डू यू थिंक कम्स फर्स्ट, राइट्स और ड्यूटी। तो आप क्या सोचते हैं कि कर्तव्य पहले आते हैं या अधिकार। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम कह सकते हैं कर्तव्य पहले आते हैं और अधिकार बाद में। ठीक है, ड्यूटीज कम फर्स्ट एंड राइट्स आफ्टरवर्ड्स। इसके बाद में डी सेक्शन है, व्हाट शुड वी डू इफ
वी वॉन्ट टू एंजॉय आवर राइट्स, अगर हम अपने अधिकारों का जो आनंद लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर सीधा सीधा इफ़ वी वॉन्ट टू एंजॉय आवर राइट्स वी शुड एक्ट इन सच ए वे दैट द राइट्स ऑफ अदर आर नॉट ट्रेसपास्ट। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया, अगर हम अपने अधिकारों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए कि दूसरे के अधिकारों पर जो है अतिक्रमण या कब्जा ना हो पाए, ऐसा ना लगे कि उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है। इसके बाद में ई ऑप्शन जो है इसमें आपसे पूछा है गिव वन एग्जाम्पल फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट वन मैंस राइट इज अनदर मैंस ड्यूटी। अब आपको जो इस पूरे के पूरे जो गद्यांश दिया गया है इसमें से एक उदाहरण देना है जो ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति का अधिकार जो है दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एवरी मैन हैज़ द राइट टू हैव एन अनडिस्टर्ब्ड स्लीप सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ हिज नेबर नॉट टू स्विच ऑन हिज टेलीविजन एट द हाई वॉल्यूम। अब सीधी सीधी बात यहाँ पे बोलेगी, हर आदमी को चैन की नींद लेने का अधिकार है, इसके लिए उसके पड़ोसी का कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने टेलीविज़न को अधिक जो है आवाज़ में चालू ना करे या ना चलाए, ठीक है, एट हाई वॉल्यूम। इफ़ वी वांट टू एंजॉय द राइट्स वी शुड एक्ट इन सच ए वे दैट राइट्स ऑफ अदर आर नॉट ट्रिस्पैस्ड। तो यही चीज़ अभी अभी हमने बताया कि अगर हम अपने अधिकारों का आनंद लेना चाहते हो तो हमें इस तरह व्यवहार करना चाहिए, कार्य करना चाहिए ताकि दूसरे के अधिकारों का जो है अतिक्रमण ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि उसके अधिकारों को दबाया जा रहा है। इट कैन हैपन ओनली इफ़ वी टेक ड्यू अमाउंट ऑफ आवर ड्यूटीज़ ऑल्सो। ये तभी हो सकता है जब हम अपने कर्तव्यों का उचित ध्यान रखें। इसके बाद एफ सेक्शन आ जाइए। एफ सेक्शन में कुछ चूजेस करने हैं आपको। यहाँ पर जो पहला पार्ट जो गिवन है देखिए समझिए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा ए। पैरा ए को आपने अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़िए। उसमें आपसे पूछा गया है विच मीन्स सर्विंग एज फाउंडेशन। फाउंडेशन या फंडामेंटल दोनों ही क्या है, बुनियादी होते हैं, तो यहाँ पे जो है सेम मीनिंग जो है आपका फंडामेंटल आ जाएगा। उसके बाद में विच फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैरा बी। बी पैरा में से आपको एक लाइक वाइज, लाइक मतलब सिमिलरली सेम ही होता है, लाइक वाइज मतलब ऐसा ही इसी तरह, और सिमिलरली भी आपका इसी तरह होता है, तो यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैरा सी विच मीन्स रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब अनडिस्टर्ब, यानी जिससे कोई मतलब मिल नहीं सकता, जुल नहीं सकता या किसी को परेशानी नहीं कर सकते, इसमें भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपका फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैरा एफ। पैरा एफ को पढ़ोगे तो उसमें से भी आपको डिस्प्यूटेड का जो है आपको अंतर बताना है। डिस्प्यूटेड का जो मीनिंग बताना है सेम कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्ट्रोवर्शियल। तो थर्ड ऑप्शन जो है डिस्प्यूटेड या कॉन्ट्रोवर्शियल सेम ही सिनोनियम्स है। अब इसके बाद सेक्शन बी है एडवांस राइटिंग स्किल। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है देखिए, यू आर शिवांश प्रिया ऑफ नैनीताल उत्तराखंड, यू वांट टू सीक ए सुटेबल मैच फॉर योर सिस्टर हु इज वर्किंग एज ए लेक्चरर इन गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर द मैट्रोमोनियल कॉलम ऑफ डेली लोकल न्यूज़पेपर। तो आपको कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट देना है अपनी सिस्टर के लिए, एक वर तलाश करने के लिए, और आपके सिस्टर का जो है इसमें दिया गया डिटेल कि वो एक लेक्चरर है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल कॉलेज में अल्मोड़ा में। तो यहाँ पे देखिए, ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ रेप्यूटेड फैमिली इज लुकिंग फॉर ए परफेक्ट मैच फॉर हर सेल्फ। और डिटेल्स यहाँ पे हमने दे दिया है जिसमें अब उसका नाम मेंशन नहीं है तो हमने नाम XYZ रख दिया है। एज अप्रोक्सीमेटली जो है ईयर जो भी शादी का होता है 25-26 वो आप डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया है MA इंग्लिश है, तो आप ड्राफ्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ सीधा सीधा बोला कि लेक्चरर है तो क्वालिफिकेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। आप MA इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया कि लेक्चरर है तो किस चीज़ का है, ठीक है ना, इसमें ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया। तो ये आप क्वालिफिकेशन बता देंगे, आप कुछ भी बता सकते हैं, MA BEd जो भी आप बता सकते हैं। ऑक्यूपेशन जो है यहाँ पे दिया गया है कि वो वर्किंग एज ए लेक्चरर इन गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, तो ये ऑक्यूपेशन बता देंगे कि वो क्या काम कर रही है। उसके अलावा जो है आप और इसमें कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा सा दे सकते हैं कि इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट किया जा सकता है। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड ही कैन कॉल मिसेस प्रिया एट द अबव कॉन्टैक्ट नंबर। अब इसमें प्रिया जो है यहाँ पर नाम दिया गया है, तो आप अपना नाम शिवांश या प्रिया जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोकेशन अगर मेंशन करना चाहें तो लोकेशन ज़रूर मेंशन कर दें। लोकेशन जो है यहाँ पे एक बीच में पॉइंट डाल सकते हैं, लोकेशन में अगर चाहूँ तो ऐड कर देता हूँ, तो आप इसमें लोकेशन भी एंटर कर सकते हैं, जैसे मैंने लोकेशन एंटर कर दिया। तो इस तरह से जो भी आपको डिटेल्स दिया गया है आप इन सभी डिटेल्स को भर सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, इस तरह का आंसर लिखना है। और पार्ट में आपका आया था जो क्वेश्चन, यू आर मयंक और सौम्या, your parents are celebrating the silver jubilee of their marriage, write an invitation to your friends and relatives, do not exceed 50 words। तो आपको जो है एक छोटा सा इनविटेशन देना है अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को,
रिगार्डिंग द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो भी आप जिसको भी इनविटेशन देना चाहते हैं, जैसे मैंने किसी को दिया, कोई पेरेंट्स है हमारा, जैसे मान लीजिए, तो मिस्टर शाह कर दिया, या जो भी आप करना चाहें। उसके बाद में कौन हो आप बता दोगे। आई सौम्या शर्मा, डॉटर ऑफ मिस्टर अमन शर्मा एंड मिस्ट्रेस अंकिता शर्मा, would cordially like to invite you to my parents' 25th wedding anniversary on August 12, 2022. I believe you have been good friends with my parents even before they got married. इसमें सीधा सीधा ये बोले कि मुझे विश्वास है कि आप लोग पहले से अच्छे दोस्त रहे होंगे। दस आई बिलीव your presence during the celebration while achieving this milestone shall give us all immense pleasure and happiness. The venue is Maharaja Banquet, Sonarpur, and the celebrations are scheduled to begin at 6 in the evening. Kindly be present with your family and your blessings for my parents' long and healthy life together. रिगार्ड्स करके आप अपना नाम लिख देंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट। इस तरह से आपको जो है किसी को अगर इनवाइट करना है तो आप इस तरह का लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके जो है फंक्शंस को चेंज किया जा सकता है। पैराग्राफ इसी टाइप का रहेगा। थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, यू आर पवन और अनुरिता ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौरी, यू पार्टिसिपेट इन द एनसीसी कैंप हेल्ड लास्ट मंथ एट कोटद्वार, राइट ए रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दिस कैंप इन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स। तो यहाँ पे सीधा सीधा रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट का जो भी आप पूरा लिखना चाहें, क्योंकि इसमें दिया गया है कि आप एनसीसी कैंप ले रहे, तो छोटा सा आप जो है थोड़ा सा बता देंगे कि आप जो है एनसीसी ब्लड कैंप रिपोर्ट है, डेट जो है आप डाल दिया आपने, और आपका जो स्कूल का नाम है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पौरी। उसके बाद रिपोर्ट बाय अरुणिता, और यहाँ पर जो है आप उस रिपोर्ट को लिख देंगे। The following is an official report with all details regarding the recent blood camp held last month at Kotdwar and organized by NCC Group of Government Inter College Pauri। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे और फिर दूसरे पैराग्राफ में और बता देंगे कि आपने क्या क्या किया था और कितने वॉलेंटियर्स ने काम किया था, उसके अलावा कितने स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है, कितने दिन का प्रोग्राम था। ये सारी चीज़ें जो है इसमें केवल मेंशन की गई हैं, तो आप इसको पढ़ करके एंजॉय कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर जो है इसका और पार्ट, यू आर लक्ष्य और कामिनी, यहाँ पर है, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव ऑर्गेनाइज ए कैंपेनियन से नो टू पॉलीथीन बैग्स। ये मैंने करवाया था आपको लास्ट ईयर। इन योर लोकेलिटी राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट, वही आपको फिर पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में। तो फिर से आप जो है से नो टू पॉलीथीन बैग्स बाई लक्ष्य राज रेजिडेंस प्राइड कॉलोनी रानी नगर। जो भी आपको अगर इसमें दिया गया है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपको केवल नाम दिया है तो उस नाम को यूज़ करें। अपना एड्रेस जो है खुद यूज़ कर सकते हैं। इसको बीच में भी लिख सकते हैं आप। इस पूरे को यहाँ बीच में इस जगह पे लिखेंगे, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। उसके बाद जो है सीधा सीधा आपको जो भी आपको लगता है कि आपने क्या किया है, क्या हो सकता है पॉलीथीन से नो पॉलीथीन का जो कैंपेनियन चलाने का फ़ायदा, उसको आप इसमें मेंशन करेंगे। लास्ट ईयर मैंने सब कुछ समझाया था आपको। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, द एनवायरनमेंट क्लब ऑफ रेजिडेंस प्राइड कॉलोनी ऑर्गेनाइज्ड ए वीक लॉन्ग companion say no to polythene bags to create awareness in the localities adjoining the colony about hazards of polythene bags. Beside the members of the club, 200 other volunteers also took part in the companion, which was flagged off by the chairman of the society, Mr. Tripathi, who distributed paper bags among some of shopkeepers of the area, taking from them polythene bags in exchange. तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप समझ नहीं सकते। इसमें त्रिपाठी जी ने जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था, उन्होंने ही चेयरमैन है सोसाइटी के, उन्होंने जो इसका आगाज़ किया था से नो टू पॉलीथीन कैंपेनिंग का अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, उसके नुकसान बताने के लिए। और उसके अलावा 200 वॉलेंटियर्स और थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और उन्होंने जो है सम ऑफ शॉपकीपर्स, कुछ दुकानदारों में जो है उनको पॉलीथीन बैग्स के बदले में उन्होंने पेपर बैग्स जो है बांटे हैं। इस तरह से पूरा पैसे लिखा गया। तो यही चीज़ आपको समझानी है कि आपने कैसे इस पूरे अवेयरनेस को फैलाया, उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, आपके साथ कौन कौन शामिल हुआ और किस तरह से आपने जो है पूरा प्रोग्राम शेड्यूल किया था। बस ये चीज़ समझानी है। यहाँ पे पूरा चीज़ लिखा गया है, इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 4 नंबर जो पॉइंट है इसमें है आपका, यू आर पारस निधि ऑफ आवास विकास कॉलोनी हरिद्वार,
चैन स्नेचिंग इस इंसिडेंट्स, ये भी मैंने कराया था। देखो मैं आपको अभी भी मैं बता रहा हूँ दोबारा से, जितने भी आपके लिए 12th क्लास के एनसीईआरटी बेस्ड जो मैं अभी मॉडल पेपर्स अप लेवल करा रहा हूँ, उनको जरूर पढ़ लेना। अभी अभी मैंने हिमाचल बोर्ड का जो एनसीईआरटी बेस्ड जो सेम आपकी बुक है, इसी बुक से जो क्वेश्चंस है आए हुए हैं, और आपका सेम इसी टाइप का पैटर्न है और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी अभी मॉडल पेपर जारी किया गया है, मैंने सॉल्व भी कर दिया है और उसको अपलोड कर दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। जो हिमाचल का आप डालेंगे एच पी बॉस इंग्लिश मॉडल पेपर 2023 के नाम से आप डालेंगे और हमारे चैनल का नाम डाल देंगे अखिलेश क्लासेस फॉर यू, ऑटोमेटिकली वो वीडियो आपके सामने होगा। उसको ज़रूर देखिएगा, वो आपके बहुत काम रहेगा। इंग्लिश के बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगती है इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, चाहे वो हिमाचल बोर्ड का हो जिसको एचपी बॉस के नाम से जाना जाता है, एचपी हिमाचल प्रदेश बॉस बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, BOSC, ठीक है। एचपी बॉस का जो मॉडल पेपर है उसको देखिए, हमारे चैनल का नाम डाल सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एमपी बोर्ड्स के, यूपी बोर्ड्स के और उत्तराखंड के बोर्ड अधिकारियों से मेरी बात हो रही है, तो उन्होंने अभी 50% सहमति दिखाई है कि वो इस बार आपके लिए मॉडल पेपर्स जारी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आपका 100% सिलेबस आ रहा है। तो आपका केवल 100% सिलेबस आ रहा है और एक छत्तीसगढ़ राज्य का 100% सिलेबस आ रहा है। उसके अलावा किसी भी राज्य का 100% सिलेबस इस बार भी नहीं दिया गया। 75% और 70% सिलेबस पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। केवल आपका बोर्ड जो उत्तराखंड बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड, उसी ने 100% सिलेबस दिया है। तो आपको सारा चीज़ पढ़ना है और आपके सारे चीज़ों को कवर करता हुआ मैं चल रहा हूँ। मॉडल पेपर्स के लिए बात हुई थी, 50% अभी सहमत हुए हैं वो लोग जारी करने का। तो अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि कब तक जारी करेंगे, क्योंकि 50% सहमति का मतलब है कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो उसमें समय लग सकता है। और अगर वो जारी करते हैं तो मैं सोल्यूशन दे दूंगा आपको, उनसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका अ, आवास विकास कॉलोनी हरिद्वार में जो है आप पारस या निधि हैं, और चैन स्नेचिंग की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सिटी में डे बाय डे प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक लेटर एडिटर को लिखनी है डेली न्यूज़पेपर को, और उसको अटेंशन देना है कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं जो हमारे इन चैन स्नेचिंग को रोकने वाली हैं, उनको थोड़ा सा जो है सजेशंस दे सकें इसके थ्रू, ठीक है। तो आप सीधा सीधा जो भी आपको एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आवास विकास कॉलोनी हरिद्वार और अगस्त जो भी आप डेट डालना चाहें। उसके बाद में द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी है, इसमें कुछ नहीं बोला है कि लोकल न्यूज़पेपर कौन सा है आपका डेली न्यूज़पेपर, तो आप कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर प्रभात खबर, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी डाल सकते हैं। सब्जेक्ट इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ चैन स्नैचिंग ये करके और सर के साथ शुरू करेंगे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली आई वॉन्ट टू ड्रॉ द, या फिर डेली न्यूज़पेपर भी पूरा भी कर सकते हैं और डेली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द अबव मेंशन प्रॉब्लम। अबव मेंशन प्रॉब्लम यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया, इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको दोबारा लिखना है। द रेजिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी आर फ्रिक्वेंटली बिकमिंग द विक्टिम ऑफ चैन स्नैचिंग और मास्ड यूथ come on motor bikes or commit the crime and run away without being caught or traced. All that has caused a loss of insecurities and fear among the residents. Repeated complaints have been logged by the victims, but no avail. The officials just given assurance, but nothing has been done so far to control the situation. It has caused a lot of insecurity and fear among the residents, and absence of law and order in the town has been making the culprits more bold. और ये जो है अपराधियों को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फॉलो ही नहीं किया जा रहा है पुलिसकर्मियों या जो भी अधिकारी हैं इसके विरुद्ध जो कार्य करते हैं, तो यहाँ पर जो है कल्प्रिट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो समझ रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और आई होप लेटर ऑफ माइन वुड अवेक द कंसर्न अथॉरिटी एंड द सिचुएशन विल वेरी सून अंडर कंट्रोल। थैंकिंग यू करके आप जो भी आपको लेटर में नाम दिया गया है उसको यूज़ कर लेंगे, पारस और निधि को। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। इसके और पार्ट में दिया गया है, यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़ इन लोकल न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश इन गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर। In response to it, apply for the post giving your complete biodata। अब इसके रिस्पॉन्स में जो है आपको अप्लाई करना है, अपने बायोडाटा को देना है। यू आर अजीत और नेहा B15 बजरंग नगर काशीपुर। तो आप अपना एड्रेस पहले लिखेंगे, जब लेटर लिखते हैं तो लेटर में एड्रेस और डेट वगैरह मेंशन करने के बाद में
आपको जो है जिसको लेटर लिखना है, तो ये अनऑफिशियल लेटर नहीं है, ये ऑफिशियल लेटर है, तो उसका नाम उसका भी एड्रेस आ जाएगा। तो द डायरेक्टर, गुरु नानक सेकेंडरी स्कूल काशीपुर, ठीक है, या प्रिंसिपल को भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, यहाँ सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। उसके बाद आप सीधे सीधे रिक्वेस्ट करेंगे, डियर सर और मैम, this is in response to your advertisement in the Times of India dated 6th August 2022 for the post of lecturer in English. I would like to offer my candidature for this position. I have done MA English and B.Ed from Delhi University. Uh, Though I am yet to have any teaching experience, I am confident that I shall meet all your expectations as far as my duties as a lecturer are concerned। जैसे मेरा मतलब है कि जैसे आपको आवश्यकता है जिस तरह की, उस तरह की ड्यूटी मैं करने में सक्षम हूँ। आई हैव ए गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज एंड कैन श्योरली प्रूव माई डेक्सटेरिटी with my hard work. I am enclosing here with my detailed resume and सर्टिफिकेट फॉर योर काइंड रेफरेंस, क्योंकि इसने रिज्यूम भी बायोडाटा के लिए बोला है, तो बायोडाटा लिखे और रिज्यूम लिखो, एक ही बात होती है। आई थैंक यू इन एंटिसिपेशन फॉर अर्ली रिस्पॉन्स योर फेथफुली, जो भी आपको नाम दिया गया है वो यूज़ कर लेंगे। आपको अजीत बोला है, नेहा बोला है, तो आप अजीत लिखें, नेहा लिखें, आपकी मर्जी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, वाटर इज़ वेरी प्रीसियस, जो है पानी बहुत बहुमूल्य है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, और हम जानते हैं कि इसके बिना नहीं रह सकते। कीपिंग इन व्यू ऑफ द नीड ऑफ सेविंग ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। ये वाला अभी मैंने जस्ट हिमाचल बोर्ड को मैंने कराया है, ये वाला पैराग्राफ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। मैंने बताया कि आपके सारे इस टाइप के क्वेश्चंस जो अभी 2023 के लिए हिमाचल बोर्ड ने पेश किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर पढ़ना। उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम 2023 के बोर्ड एग्जाम में, तो आपके अर्धवार्षिक में भी उसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो उसको जरूर मॉडल सेट्स को पढ़ लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी बोल देना वो भी पढ़ ले, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतरीन हो पाए। तो आपको जस्ट सिंपली एक पैराग्राफ, एक आर्टिकल तैयार करना है, जिसमें आपको वाटर के प्रीसियस होने का महत्व बताना है, ठीक है, और इसके विदाउट हम रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें सीधा सीधा है कि सेव करना है वाटर, एवरी ड्रॉप को, तो बस उसी चीज़ को हमें समझाना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो ए ड्रॉप टू ड्रिंक, यू मस्ट हैव हियर दिस फ्रेज मैनी टाइम्स इन योर लाइफ। मतलब सब जगह पानी पानी है, पृथ्वी पर तो 70% से पानी है, लेकिन पीने लायक पानी केवल <1% जो है अवेलेबल है अर्थ पे। अभी 10th का जो आपका यूके बोर्ड का इंग्लिश का पेपर आया था, उसमें यही पैसेज आया था वाटर के ऊपर। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि अर्थ पे जो है आपका कितने वाटर है, यहाँ पे 70% से ज़्यादा वाटर है, लेकिन जो ईजली प्रॉब्लम ये है कि जो पीने का वाटर बहुत ही कम है, और हम लोगों को जो है जितने भी पानी को हम यूज़ कर रहे हैं उसको सही से यूज़ करें। हमारे अदर सोर्सेज जो हैं वाटर के, उनको भी हमें बचाना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें मैंशन कर चुके हैं, इसी को हमने इंग्लिश इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, इसको आप समझ करके पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे हैं, इससे आप समझ जाएंगे। इसके और पार्ट में जो है आपको एक कंपोजिशन तैयार करना है, उसमें आपको रैश ड्राइविंग, टीन एजर्स बाइक और पब्लिक रोड्स को इंक्लूड कर लेना है। यानी कि आप सीधे सीधे रैश ड्राइविंग ऑफ टीन एजर्स बाइकर्स ऑन पब्लिक रोड पे जो होता है, इस पे कंपोजिशन तैयार करना है रैश ड्राइविंग के ऊपर। तो रैश ड्राइविंग बाई टीन एजर्स का जो है छोटा सा कंपोजिशन है, मैंने दिया है यहाँ पे। रैश ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स बाई टीन एजर्स इज ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ऑल द पेरेंट्स, सभी मतलब परिवार का या माता पिता की ये सबसे ज़्यादा चिंता है। फास्ट ड्राइविंग कॉजेज मैनी एक्सीडेंट, और सबसे बड़ी दुर्घटनाओं का कारण तो यही होता है। इट हैज़ seen that many boys and girls drive fast and it results in accidents for which parents have to pay the cost, और उनके माता पिता जो है उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, बच्चे जो है रैश ड्राइविंग करते हैं उसकी वजह से। तो इस तरह से ये पैसेज को बनाया गया है, काफ़ी अच्छा पैसेज है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। कहानी की तरह बनाई गई है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी भी आपसे इस टाइप के कोई पैसेज पूछे जा सकते हैं। इसके बाद सेक्शन सी जो स्टार्ट होता है, जिसमें हम लिटरेचर की बात करें, जो आपके टेक्स्ट बुक से आता है। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें,
तो उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और आपको इस पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है और कौन से प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं, उसके आंसर क्या होने वाले हैं। तो ये आपको छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है इसको पढ़ लेना है। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, नेम द पोएट एंड द पोएम। तो पोएम जो है ये कीपिंग क्वाइट है और इसके जो पाब्लो नेरूडा हैं वो इसके लेखक हैं। हाउ आर द वॉर्स फाउट, तो वॉर्स फाउट विद पॉइजनस गैसेस एंड द फायर, क्या जहरीली गैसों और जो है किससे, आग से जो है वार होती है, वार लड़ी जाती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इसका जो पॉइंट क्वेश्चन है उस पे। इसमें सी पार्ट में, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन मैन कम आउट ऑफ देयर लव फॉर वार्स एंड स्टार्ट लिविंग लाइक ब्रदर्स। इसमें सीधा सीधा पूछा गया सी पार्ट में कि आप कैसे कह सकते हैं कि जैसे कि आप कैसे कवि के अनुसार जो है ये कैसे कहा जाए, हाउ टू द पोएट कैन मैन कम आउट ऑफ देयर लव फॉर वार एंड स्टार्ट लिविंग एज ब्रदर। तो कवि के अनुसार मनुष्य युद्धों के प्रति अपना प्रेम से बाहर निकल करके कैसे भाइयों की तरह रहना शुरू कर सकते हैं। तो ओनली इफ द वॉर और वैजर्स कम टुगेदर एंड गो आउट फॉर ए वॉक टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सिंपल बोला गया है कि ये तभी हो सकता है जब सभी लोग युद्ध करने वाले जब एक साथ आएँ और एक साथ जो है आगे बढ़ें। इसके बाद और ऑप्शन में जो है एक छोटा सा फिर से आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, फिर से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस एक्सट्रैक्ट को पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद में देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया, नेम द पोएट एंड द पोएम। तो इसमें सबसे पोएम जो है आंटी या ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर जो है चैप्टर उससे लिया गया है और ये आपका एड्रिन रिच द्वारा जो है लिखा गया है। और इसके अलावा जो है बी पार्ट में पूछा गया, वाई आर आंट्स जेनिफर्स हैंड्स कॉल्ड टेरिफील्ड। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि जो आंटी का आंट जेनिफर्स का जो हैंड है वो टेरिफाइड क्यों कहा जाता है। तो हर हैंड यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, मतलब इसका मतलब फाइड मतलब होता है डरावना। ठीक है ना, डरावना यानी कि मतलब डर, डर से जो भयभीत होता है ना जिसके वो होता है। तो हर हैंड्स आर कॉल्ड टेरिफ बिकॉज दे पासिस थ्रू वेरी हार्ड एंड बिटर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिड लाइफ। तो उनके हाथ को जो है डरावना या भयभीत इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही कठिनाई और कड़वे अनुभव से जो है गुजरा है। इसके बाद सी पार्ट में क्या पूछा गया है, वाई विल आंट्स जेनिफर टाइगर गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफेयर्ड आफ्टर हर डेथ। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा पूछा गया है, आंटी जेनिफर के बाग उसके पीछे पीछे क्यों उछलते कूदते और गर्व से और बेखौफ जो है घूमते हैं, अपने अपने मौत से बेखौफ घूमते हैं। तो आंट्स जेनिफर टाइगर गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड आफ्टर हर डेथ टू एक्सप्रेस हर डिजायर फॉर फ्रीडम शी हैड क्रिएटेड द chivalrous tiger who will survive long after her death, but her own longing for freedom will remain unfulfilled। तो इसमें सीधे सीधे आंटी जेनिफर के जो बाग है उनकी मृत्यु के बाद स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त करने के लिए जो है गर्व के साथ और बेखौफ उछलते हुए जो है घूमते हैं। और जो उन्होंने जो मतलब अच्छे बागों का जो निर्माण किया था वो उनकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहे, इसीलिए स्वतंत्रता के लिए जो है इस तरह का वो करते हैं। और लेकिन क्या हुआ है कि उनका जो फ्रीडम के लिए लड़ाई थी, स्वतंत्रता के लिए जो उनकी लड़ाई थी वो उनकी जो है अधूरी रह गई थी। इसके बाद जो है सातवां क्वेश्चन इसमें है आपका, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि माँ की तुलना देर रात से आने वाले सर्दियों के चांद से क्यों की गई है, कई बार मैंने बताया भी है। द पोइट्स मदर इज 66 ईयर ओल्ड, जो कवि है उसकी माता जो है वो लगभग 66 वर्ष की हैं। और हर श्रुंकेंस एशन फेस रिसेंबल्स ए क्रॉप्स, और जो है उनका जो है सिकुड़ा हुआ और बोल सकते हैं ना शिकन वाला चेहरा जो है एक मतलब लाश जैसा दिखाई देता है, मतलब प्रतीत होता है कि एकदम मतलब कुछ नहीं है, बहुत मायूस, बिल्कुल ख़त्म। सी हैड लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, और उसने अपनी चमक और यौवन की जो ताकत है उसको खो दी है। सिमिलरली द लेट विंटर मानसून लुक लेजी एंड ऑब्सक्यूर।
ऑब्सक्योर। इसी तरह से देर सर्दियों का जो चांद है वो धुंधला और अस्पष्ट दिखाई देता है। इट लुक्स लैक साइन एंड स्ट्रेंथ, और उसमें भी जो है चमक और ताकत जो है वो उसका अभाव या उसकी कमी रहती है। द कंपैरिजन इज़ क्वाइट नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट, इसीलिए जो ये तुलना है ये स्वाभाविक भी है और उचित भी है। और दिस स्माइल यूज हेयर इज़ एप्ट एज वेल एज इफ़ेक्टिव। और ये जो यहाँ पर जो उपयुक्त की गई है ये काफ़ी जो है यहाँ पर जो भी प्रयुक्त की गई है उपमा स्माइल, जिसका मतलब हम बोल सकते हैं जो ये शब्द यूज़ किया गया है ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल बेहतर है। इसके बाद जो है आपका व्हाट डज पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइफ्स बी मेड टू चेंज। यहाँ पे पूछा गया है कवि जो है स्लम बस्ती के बच्चों के लिए क्या करना चाहता है और उसका जीवन कैसा हो सकता है, या फिर बदलने के लिए वो कैसा किया जा सकता है, ठीक है ना, बेहतर कैसा किया जा सकता है। हाउ कैन देयर लाइफ्स बी मेड टू चेंज, उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है। द पोएट वांट्स दैट दीज चिल्ड्रन शुड ऑल्सो गेट गुड एजुकेशन टू गेट ए ब्राइट फ्यूचर एज। अब फ्यूचर के साथ में ये जो आपका मिस है इसको हटा दीजिए, एज अदर चिल्ड्रन गेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल इसने ये बोला है जो कवि चाहता है कि इन बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह जो है उज्जवल भविष्य पाने के लिए जो है शिक्षा मिले, और दे शुड ब्रेक द बाउंड्रीज ऑफ देयर स्लम्स एंड एक्सपीरियंस ए बेटर लाइफ। और जो है अपनी स्लम बस्तियों की सीमाओं को छोड़कर बेहतर जीवन का जो है उन्हें अनुभव करना चाहिए। द पोएट फील्स दैट द गवर्नर इंस्पेक्टर एंड विजिटर शुड टेक ए इनिशिएटिव अगेंस्ट द current situation to bring some changes for them and to ensure a better way of living for them। और कवि को ऐसा लगता है कि जो राज्यपाल हों, निरीक्षक हैं या फिर जो भी विजिटर्स हैं, इन सभी को इन उनकी वर्तमान स्थिति के खिलाफ जो है पहल करनी चाहिए ताकि उनके लिए कुछ बदलाव लाया जा सके और उनके लिए बेहतर जीवन जीने के तरीकों को सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद जो है सी पार्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पर जो है आपको सीधा सीधा पूछा गया है चुप रहना जो कविता है यानी कीपिंग क्वाइट, इस का विषय क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल पोएम अबाउट द नीड फॉर ए लिटिल बिट ऑफ सोल सर्चिंग विच में हेल्प अस टू मेक पीस with ourselves and others. It tells us how a moment of silent introspection will make us realize the utter of aggressive endeavors। तो यहाँ पर सीधा सीधा वह जो आपका क्विपिंग क्वाइट है एक सरल कविता है जिसमें थोड़ी आत्म खोज की आवश्यकता है, ठीक है ना। सोल सर्चिंग इसमें ज़रूरत है जो हमें और दूसरों के को शांत बनाए रखने में मदद कर सकती है, और हमें यह बताती है कि कैसे जो मौन रख कर के जो है हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और एक क्षण में हमारे जो है जितना भी एहसास हैं वो हमें प्राप्त हो सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है, शांति के द्वारा, सर्चिंग सोल के द्वारा। इसके बाद डी पार्ट जो है लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉमन है जो हमेशा पूछा जाता है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी में जो है आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस पोएम में मेंशन की गई है थिंग्स ऑफ ब्यूटी में, उस उनकी लिस्ट जो है आपको बतानी है कि क्या क्या चीज़ें जो है इसमें मेंशन की गई है। बस इतना ही पूछा गया है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके आंसर को भी रीड करते हैं और समझ लेते हैं। एक्चुअली मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, इंग्लिश तो आप रीड कर लोगे। तो देखिए, एवरीथिंग ऑफ नेचर इज़ ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड ए सोर्स ऑफ प्लेजर। यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि जो भी प्रकृति में है वो सभी की सभी चीज़ें क्या है, प्रकृति की हर चीज़ जो है हम कह सकते हैं कि सुंदरता की चीज़ है और आनंद का स्रोत है। सम ऑफ देम आर, और उनमें से कौन सी कुछ हैं जिनका हम एग्जांपल दे सकते हैं। द सन है, मून है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज है, डैफोडिल फ्लावर्स है, स्मॉल स्टीम्स हैं विद क्लियर वाटर, और मासेस ऑफ फर्न्स एंड द ब्लूमिंग मस्क रोजेज हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा ऑल ऑफ देम द थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है, ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सारे के सारे जो है थिंग्स ऑफ ब्यूटी में कंसीडर किए जा सकते हैं। दे आर ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, ये जो है ये आनंद और जो है कह सकते हैं सुंदरता के जो है ये बिल्कुल कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब निरंतर, निरंतर स्रोत है, ठीक है।
अगला जो पार्ट है इसमें आंसर करना है, तो इसमें पूछा गया है व्हाट डिड द राइटर डू टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल। राइटर ने जो है, लेखक ने इस पूल में तैराकी सीखने के लिए क्या किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द ऑथर गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। लेखक को जो है पानी के पंखों का एक जोड़ा मिला और वो वहाँ पर जो है पूल में चला गया, ठीक है ना। गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और he paddled with his new water wings और watching the other boys and trying to learn apping them, ठीक है ना। जब उसने जो है पानी में जब वो चला गया तो अन्य लड़कों को देख रहा था और उससे जो है उनसे देख करके वो सीखने की कोशिश कर रहा था। he did this 2 or 3 times on different days and was beginning to feel at ease। और उसने क्या करा कि उसने अलग अलग दिनों में अलग अलग समय पर 2 से 3 बार इन चीज़ों को किया, जिससे कि उसको आराम महसूस होने लगा। इसके बाद जो बी पार्ट है इसमें पूछा गया है इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। तो साहेब जो है चाय की दुकान पर काम करके खुश थे, इसको आपको समझाना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। नहीं, साहब जो है चाय की दुकान पर साहेब जो है वो खुश नहीं थे काम करके। तो ही इज़ नाउ अर्निंग ₹800 पर मंथ अलोंग विद 2 times मील, येट ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री look at his face, he is no longer his own master and has lost his freedom। यहाँ पे हालांकि अब उसे जो है 800 रुपये प्रति महीना भोजन दिन में 2 बार भोजन के साथ मिल रहा था, फिर भी उसे अपने चेहरा पर जो है सिकन दिखाई देती थी। वो अपने अपने ऊपर उसका जो है स्वामित्व नहीं रहा और उसने जो है अपनी स्वतंत्रता खो दी थी, क्योंकि वो दूसरे के पास काम करता था। और सी पार्ट जो है व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो सभी को पता है, ये भी मैंने क्वेश्चन अभी अभी जो आपका HP बॉस का जो पेपर सॉल्व कराया है 2023 के लिए, ध्यान रखना 2023 के पेपर की बात कर रहा हूँ। HP बॉस उसको ज़रूर चेक कर लेना, वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो है फिरोजाबाद की अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है फिरोजाबाद में हर फैमिली जो है वो चूड़ियाँ बनाने में लगी हुई है, ठीक है ना। और इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, और ये जो है भारत के ग्लास इंडस्ट्रीज का जो है पूरा का पूरा केंद्र माना जाता है। इंडस्ट्रीज यानी उद्योग का केंद्र माना जाता है। और यहाँ पर जो फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर देयर वुमेन इन द लैंड। और यहाँ पर जो है सीधा सीधा यहाँ पे कई परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिताई हैं भट्टों के आसपास वेल्डिंग ग्लास के साथ में और महिलाओं के चूड़ियाँ बनाने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से हम जो है फिरोजाबाद की बातें बता सकते हैं। एक लाइन में हम नहीं लिख सकते कि फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, क्योंकि फिर नंबर कट जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद डी पार्ट जो है वाई डिड गांधी जी गो टू लखनऊ इन दिसंबर 1960, हु मेट हिम देयर एंड वाई। तो गांधी जी जो है सीधा सीधा पूछा गया है कि लखनऊ क्यों गए और वहाँ उनसे कौन मिला और क्यों मिला। तो गांधी जी जो है दिसंबर 1916 में जो है एक एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अटेंड करने गए थे, ठीक है ना। वार्षिक अधिवेशन जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, उसको उसमें भाग लेने के लिए लखनऊ गए थे। और जो है राजकुमार शुक्ला ए पीसेंट फ्रॉम चंपारण मेट हिम देयर टू कंप्लेन अबाउट इनजस्टिस ऑफ द लैंड लॉ सिस्टम इन बिहार। और वहाँ पर जो है उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई थी, जो अपनी एक अन्याय की शिकायत लेकर के चंपारण के मतलब वो चंपारण के थे और वो एक अन्याय की शिकायत लेकर के जो है गांधी जी से मिले थे। तो ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ई पार्ट में है वाई वाज क्रॉफ्टर सो टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि जो क्रॉफ्टर था वो पैडलर के साथ इतनी बातूनी और मतलब मित्रता पूर्वक क्यों था। तो यहाँ पे है द क्रॉफ्टर वाज लोनली फेलो और हु लिव इन हिज हाउस ऑन लिव्ड ऑन हिज ऑन इन ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि जो क्रॉफ्टर था वो अकेला था, ठीक है, और वो जो है
सड़क के किनारे एक छोटी सी ग्रे कलर की झोपड़ी में अकेला रहता था। और इसमें और भी बता दूं मैं कि उसके चिल्ड्रन और बच्चे नहीं थे, ठीक है। और वह जो है कंपनी के लिए, अपने दोस्तों के लिए तरसता था, ठीक है, कंपनी और दोस्तों के लिए तरसता था। सो वन डे व्हेन पेडलर टर्न्ड अप एट हिज डोर स्टेप, और एक दिन जब पेडलर जो है उसके दरवाजे पर आया, ही वॉज हैप्पी टू फाइंड समवन टू टॉक, और वो जो है खुश हो गया कि चलो उसको कोई ना कोई बात करने के लिए मिल गया, और टू बी रिलीव्ड ऑफ हिज बोर्डम एंड मोनोटोनी, और जो है उसने सोचा कि अब जो है मैं बोरियत से और जो अ, अकेला था उस अकेलेपन से जो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। दिस इज़ द रीज़न, यही जो वजह थी कि जो क्राफ्टर था पेडलर के साथ इतनी बातूनी तरीके से और मित्रता भाव से जो है उससे बातें करता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पार्ट। इसमें पूछा गया, द पोएम इन द स्टोरी लास्ट लेसन सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू दैम, व्हाट शोज यू दिस, और व्हाई डज दिस हैपन। 10 नंबर इसमें आपको मिलते अगर आप इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है तो लॉस्ट, जो ये लास्ट लेसन कहानी है, लोगों को अचानक कैसे पता चलता है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है, और आपको ये क्या दिखाता है और ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए, आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलिस एंड लॉरेंस बिकम ए पार्ट ऑफ पर्शिया, जो कि अभी रशिया के नाम से जाना जाता है, एन ऑर्डर वाज पास फ्रॉम द बर्लिन दैट द हैंस फोर द ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स वाइल टीचिंग this last French lesson in the school. M. Hamel expressed his sadness over the fact that the Frenchmen would not be able to speak or write their own language. He praised French as the most beautiful, clear, and logical language. He asked his fellow Frenchmen to protect their languages as it is like a key to the prisoners they were about to be in. Or this made the people realize how precious their language was to them. This also shows the people's love for their country and culture, which is reflected through their love for the French language. तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था, जिसमें हमने ये समझाया है कि जो आपका यहाँ पर एल्सिस और लॉरेन जो है, एल्सिस और लेलन जिलों के जो पर्शिया का जो हिस्सा बने थे, जब ये बिकमिंग जो पर्शिया के पार्ट बने थे, तो बर्लिन से एक आदेश पारित किया गया था। और इस आदेश में क्या बताया जा रहा है, इस हैंस फॉर द जर्मन वुड नो वी ए जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स। अब इसमें क्या है, सीधा सीधा बोल दिया कि जो है स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। स्कूल में अपनी आखिरी फ्रेंच पाठ पढ़ाते समय एम हेमेल ने इस तथ्य पर जो है दुख व्यक्त किया कि फ्रांसीसी अब अपनी भाषा बोलने या लिखने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया फ्रेंच की जगह क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। और उन्होंने सबसे सुंदर, स्पष्ट और तार्किक भाषा के रूप में जो है फ्रेंच की प्रशंसा भी की। उन्होंने अपने साथी फ्रांसीसी लोगों से अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए भी कहा, क्योंकि यह उस जेल की चाबी की तरह था, ये भाषा जो है उस जेल की चाबी की तरह, जिसमें रहने वाले लोग जो है उनको यह एहसास मतलब हो गया था कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है, क्योंकि उनको दूसरी भाषा पढ़ाई जा रही थी और उनकी भाषा जो है उनसे हटाई जा रही थी। वे अपने देश और संस्कृति के प्रति जो है उनकी भाषा उनको प्रेम दर्शाती है। जो उनका फ्रेंच भाषा है वो उसके प्रति जो है उनकी भावनाएं छलकती है। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें हम बता सकते हैं कि लैंग्वेज जो है किस तरह से है, क्या शो करता है और क्या हुआ। ठीक है, तो ये हुआ कि भाई उसमें जर्मन की जगह जो है या फ्रेंच पढ़ाने के लिए बात हो गई थी। इसके बाद आज ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके और पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि आपको बताना है कि वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री जो है वो कैसे हजार्डस हो सकती है, वो आपको बताना है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो इसमें हजार्डफुल हो सकते हैं। आपने पढ़ा भी है इस पूरे चैप्टर को, और अच्छी तरह से आपको जो टीचर्स ने इसको समझाया होगा कि स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकता है जो है बेंगल इंडस्ट्री में अगर काम करते हैं तो कौन कौन से हजार्ड्स जो हैं आपके साथ हो सकते हैं।
तो देखिए इसमें पहला जो हजार्ड हो सकता है, तो सबसे पहले हम मेंशन कर दें तो आपको सीधा सीधा बोला क्या गया है कि आपको जो है जितने भी खतरे हैं उन खतरों के बारे में ही पूछा गया। अगर हम हिंदी में समझे तो मेंशन करना है खतरों को जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में चूड़ियाँ बनाने के उद्योग में होते हैं। देखो, द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्थ हैजर्ड्स। इट usually employs such small children. It is illegal to employ very young children in hazardous industry, but certain forces like middlemen, money lenders, police and politicians combine to entrap the poor workers. इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि कांच की चूड़ियों वाले जो उद्योग होते हैं इसके स्वास्थ्य पर बहुत सारे खतरे होते हैं, और आमतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको इसमें रोजगार दिया जाता है। और बहुत ही जो ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनके लिए ये उद्योग में काम करना बहुत ही गैर कानूनी भी है, लेकिन कुछ ताकतें जो है इन्हें पसंद करती हैं या सीधा सीधा बोलती हैं कि इनसे काम निकलवाओ, क्योंकि ये सस्ते होते हैं, जिसमें आपके बिचौलिए हो गए, साहूकार हो गए, पुलिस और राजनेता आदि जो है इसमें शामिल होते हैं, जो इनके गरीब मजदूरों को जो है फंसा लेते हैं। इसके बाद में लेट अस कंसिडर द प्लेसेस वेयर द बेंगल मेक्स वर्क। अगर हम उन जगहों की बात करें जहाँ पर चूड़ियाँ वगैरह बनती है तो यह कुटीर उद्योग है। मतलब कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, ठीक है, यह घरेलू उद्योग छोटे टाइप के उद्योग होते हैं। और यहाँ पर जो है उच्च तापमान वाले कांच भट्टियाँ होती हैं, जिसमें जो है बहुत बड़े बड़े जो है फर्नेसेस होते हैं। और साथ ही साथ जो है इस इंडस्ट्री में जो है हवा और प्रकाश के लिए जगह नहीं होती है, ठीक है ना। और इसमें जो है ऐसा लगता है कि जैसे कि हम टिमटिपाते दियों के बीच में जो है लड़के लड़की दिन भर जो है इसमें मेहनत करते रहते हैं, ठीक है। फ्लेम्स फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। इसके अलावा दी वेल्ड पीसेज। अब जब ये चूड़ियाँ बन जाती है तो क्या है, कांच को टुकड़े को फिर जोड़ना पड़ता है, तो उनको वेल्डिंग करते हैं। उनके आंखों पर जो ये प्रकाश पड़ती है, क्योंकि उस समय अंधेरा रहता है, और अचानक से जब वेल्डिंग करते हैं तो आंखों पर जो प्रकाश पड़ती है वो तो अक्सर जो है वो अपनी रोशनी जो है खो जाते हैं या खो पड़ते हैं। उसके अलावा जो है आप लिख सकते हैं ग्लास ब्लोइंग वेल्डिंग एंड सोल्डर्स पीसेस ऑफ ग्लास आर द हेल्थ hazard। और जो ये वेल्डिंग और सोल्डरिंग जो करते हैं कांच के चूड़ियों पे, ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। यहाँ तक कि ये जो चूड़ियाँ जो कांच को चमकाने पर जो है इसकी पॉलिशिंग से कुछ थोड़े थोड़े से जो धूल निकलती है वो आँखों पर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालती है। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े वयस्क हैं या अच्छे अच्छे वयस्क जो बंदे हैं वो भी अपनी आँखें की रोशनी खो देते हैं, अंधे हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का जो वातावरण है वो स्वास्थ्य के लिए जो है और श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए जो है पूरा का पूरा जोखिम भरा हो सकता है। तो इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। अगले आंसर की बात करें तो यहाँ पे डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ थर्ड लेवल वाज द मीडियम ऑफ स्केप फॉर द चार्ली। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि थर्ड लेवल जो था वो कैसे एक चार्ली को जो है तीसरा स्तर कैसे जो है पलायन का माध्यम था या स्केप बचने का माध्यम था। तो वास्तव में जो अगर हम बात करें, आपने भी पढ़ा है इस स्टोरी को, तो इन रियलिटी थर्ड लेवल इन द क्रिएशन ऑफ चार्लीस इज ऑन माइंड। ये थर्ड के लेवल जो था ये चार्ली का अपना एक अपने मन का उपज था, और उसमें जो है वो फैंटेसी ढूंढता था, ठीक है ना। उसकी कल्पना शक्ति और सनक की रचना थी ये। और यहाँ पर क्या है, ही इज़ इनहेबिटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, फियर, वार्स, वॉरियर्स, स्ट्रेस एंड टेंशंस। ही हैज़ टू confront with them round the clock, or the harsh reality of life are making our stay unpleasant and unbearable. There is a mental tension in which the transforming our lives burdensome and heavy. Charlie has an spect mind. Even stamp collecting is temporary refuse from reality. So he talked to his physiotherapist friend Sam about the third level at the Grand Central Station, and he termed it as a walking dream wish fulfillment। ठीक है ना। इसमें देखो देखो सीधी सी बात बताई गई है कि जो है उसको जो है मतलब वास्तव में जो देखो थर्ड लेवल जो था चार्ली के लिए जो है एक कल्पना थी और एक सनक की रचना हुई थी, रचना थी थर्ड लेवल। और वह जो है असुरक्षा, भय और युद्ध की चिंता और तनाव की तनाव भरी जो है इन सभी आधुनिक दुनिया में वास कर रहा था, ठीक है ना। तो उसको एक डर लगा रहता था, तो उसे हमेशा एक 24 घंटे जो है डरों का सामना करना पड़ता था। और जीवन की जो वास्तविक कठिनाइयाँ थी, ठीक है, और असहनीय जो चीज़ें थी उसको उसके लिए वो मानसिक तनाव का कारण बनती जा रही थी।
और जो जीवन को बोझिल बना रहा था और भारीपन उसको लग रहा था। चार्ली जो है वहाँ से उसके दिमाग में वहाँ से निकलने की जो है एक विचार दिमाग में चल रही थी। यहाँ तक कि जो है डाक टिकटों का संग्रह भी वास्तविकता से अस्थाई एक जो है उसका एक टेम्पररी जो है वो था, रियलिटी से बिल्कुल अलग था। इसलिए वह अपना एक मनोचिकित्सक उसका फ्रेंड था सैम, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर के बारे में जो है बातें करता था। तो उससे उसने जो है अ, सलाह ली थी, थोड़ा सा उसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है। इसके बाद जो है इन दिस लेसन इवन द राइटर जैक फिनी इंटरव्यूज चार्ली इन द मिड्स ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी। इस पार्ट का जो लेखक है जैक फ्रीनी, वो भी चार्ली को कल्पना और वास्तविकता के बीच में ही चुनने को बोलता है। ठीक है ना। और द कंप्लजन्स एंड रियलिस्टिस ऑफ मॉडर्न लाइफ मेक चार्ली स्केप इनटू ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड रोमांस। और आधुनिक जीवन की जो मजदूरियां और वास्तविकता है ना, उससे चार्ली जो है हट करके जो कल्पना और रोमांस की दुनिया में भागने को जो है अपने आप को मजबूर समझता है कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। और देयर इज़ ए रेफरेंस टू हिज ग्रांड फादर स्टैम्प कलेक्शन ऑफ 1894 इन द लेसन। और यहाँ पर जो है इस पार्ट में जो है उसके दादाजी ने जो 1894 में टिकट का जो उल्लेख किया है वो भी मेंशन है। तो इन दोज डे देयर वाज पीस देयर वाज पीस एज वेल एज ट्रांसक्यूटी। ठीक है। ट्रांसक्यूटी क्यूलिटी, सो देयर वाज नो नीड फॉर स्केप। और जो है उन दिनों जो है वहाँ पर क्या था कि उन दिनों जो है शांति भी थी, बहुत ही शांति और मतलब सामर्थ्य भी था, इसलिए वो भागने की उस समय कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फॉर चार्ली द ग्रांड सेंट्रल इज़ एन एग्जिट। चार्ली के लिए ग्रांड सेंट्रल क्या था, वो एक एग्जिट था, वहाँ से वो निकलने का सोचता था कि वहाँ से निकल सकते हैं। एंड ही वंडर्स डाउन द थर्ड लेवल एंड फाइंड्स हिमसेल्फ इनटू द वर्ल्ड ऑफ द 1894 विच यूज टू बी ए रोमांटिक लिविंग। और इसलिए वो जो है चार्ली के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल एक जो है एग्जिट था, और वह तीसरे स्तर तक खुद को जो है जो उस 1984 की दुनिया है उसके बारे में वो सोच करके वहाँ से निकलना चाहता है, जो कोई वो सोचता है कि एक रोमांटिक जीवन का अनुभव करेगा वहाँ पे। ठीक है। सो द थर्ड लेवल इज इनडायरेक्टली ए मोड ऑफ स्केप फॉर चार्ली। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि तीसरा स्तर जो था, थर्ड लेवल जो था, वो चार्ली के लिए केवल बचने का एक तरीका था और उसके मन की सनक और कल्पना थी। ठीक है। इस तरह से आप इसमें से कुछ लाइनें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो उस पर कोई इशू नहीं है, एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा, बस आपको समझाना आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। इसके बाद और पार्ट में जो है व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी शुड विजार हिट मॉमीज रेजेस। इसमें सीधा सीधा है वो मतलब ये मोरल मतलब होता है नैतिक, और इशू मतलब होता है मुद्दा। तो यह बोल रहा है वो नैतिक मुद्दा क्या है जो कहानी शुड विजार हिट मम्मी में उठता है, वो कौन सा नैतिक मुद्दा है जो इस कहानी सुड विजार्ड हिट मम्मी में उठता है और उठाया गया है। सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो ये आपको इसमें पूछा गया और इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या इसका आंसर बन सकता है और किस तरह से हम इसके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली देखिए, ये जो स्टोरी है आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये मोरल इशू है। शुड पेरेंट शुड पेरेंट्स ऑलवेज डिसाइड व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू और लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू। ये अगर हम देखें स्टोरी क्या इशू मतलब क्या इशू उठाना चाहती है, क्या कल्पना जो मोरल है, नैतिक मुद्दा क्या उठाना चाहती है कि क्या माता पिता को हमेशा ये तय करना चाहिए कि बच्चे को क्या करना है, या बच्चे को वो करने देना चाहिए जो उसको पसंद है। तो ये जो है ये पूरी की पूरी स्टोरी में बस ये लाइन आपको बहुत ज़रूरी है जो लिखना है। ठीक है। कि द मोरल इशू शुड पेरेंट्स ऑलवेज डिसाइड व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू और लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट लाइक टू डू। तो या तो माता पिता को यह तय करना चाहिए कि बच्चों को क्या करना चाहिए, या फिर बच्चों को वह करने देना चाहिए जो उनको पसंद है। ठीक है ना। देयर इज एन एविडेंट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एन एडल्ट परस्पेक्टिव ऑन लाइफ एंड द वर्ल्ड व्यू ऑफ द लिटिल चाइल्ड।
और यहाँ पर जो है क्या होता है, सिंपल सिंपल जीवन पर जो है अगर वयस्क एडल्ट की हम बात करें उसके दृष्टिकोण और एक छोटे बच्ची के दृष्टिकोण के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव, दोनों की बात हो रही है लाइफ के खिलाफ, लाइफ के रिस्पेक्ट में। और जैक द फादर ऑफ डिफेंड्स द behavior of Roger sunk mother who forced the old wizard to restore the natural nature but offensive smell to Roger sunk. He sums up the issue in one sentence. She knew what was right. As to why the little son agreed to her mother's proposal, Jack says that the little son loved his mommy more than he loved all the other little animals. Jack cites an instance when Roger Sunk was in bed or mommy Sunk came up or hugged him and said he smelled like her little baby Sunk again and he loved him very much. यहाँ पर समझ लीजिए कि ये बोल क्या रहा है। जैक पिता जो एक पिता है वो रोजर संग की माँ के व्यवहार का बचाव करता है, जिसने जो है पुराने जादूगर रोजर संग को प्राकृतिक लेकिन आक्रामक जो गंध के लिए जो है मजबूर किया था, और वह जो है इसको बहुत ही छोटे शब्दों में स्पष्ट करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह जानती थी कि क्या सही था और इस बारे में वो नन्हा बदमाश अपनी माँ के पास जो है माँ के प्रस्ताव पर क्यों सहमत हुआ। और जैक जो है वो क्या कहता है कि छोटा बदमाश जो है अपनी माँ को सभी अन्य जानवरों से अधिक प्यार करता था। और जैक एक उदाहरण भी देता है, जब रोजर संक बिस्तर पे था तो माँ संक ऊपर आई और उसे गले लगाया और कहा कि उसे फिर से छोटे बच्चे संक की तरह उसमें से गंध आ रही है और उससे वह बहुत बहुत प्यार करती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए दूसरे पैराग्राफ में क्या है। लिटिल जो स्पोक spokespersons of children does not agree with her father's view। और लिटिल जो था जिसको मतलब लिटिल जो ही बोलते थे इसमें, वो अपने जो पिता की बात जो थी ना, जो अपने पिता के विचार से सहमत नहीं था। उसे लगता था संघ की माँ ने अपने छोटे बेटे को जो है, यहाँ पे देखिए आगे पढ़ते हैं तो उसको क्या लगता था कि वो अपने पिता के जो है बातों से सहमत न था। और सी फील्स दैट द सन्स मदर शुड नॉट हैव रॉब्ड द प्लेजर ऑफ हर लिटिल सन एंड डिप्राइव्ड हिम ऑफ द प्लीजेंट स्मेल ऑफ द रोजेज। और उसे ऐसा लगता था, वो सहमत नहीं था, उसे लगता था कि संघ की माँ जो है वो छोटे बेटे का जो है वो क्या नहीं करना चाहिए था, उसका जो है खुशी जो है उसको खराब नहीं करना चाहिए था और उसे गुलाब की जो है सुखद महक से उसको वंचित वंचित कर देना चाहिए था, बोलते हैं हटा देना, दूर कर देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर जो ये स्टोरी है इसमें थोड़ा सा वर्ड्स जो हैं आपको पढ़ने में दिक्कत आ सकते हैं, याद करने में दिक्कत आ सकते हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर रोजेस तक हो गया था। सी insisted that the wizard hit the mummy on the head and not change that little sunk back. She calls the little skunk's mother a stupid mummy। यहाँ पर सीधा सीधा जो, अगर अब पूरा पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैं पूरा बता देता हूँ। और सी रियलाइजेज दैट हर फादर वाज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर और समथिंग ऑड। जो stuck to her viewpoint and she insisted that her father should tell her all the story the next day in a different manner. It was the wizard that looked that magic wand and hit that mummy। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा ये था, वो नैतिक मुद्दा क्या था जो इस कहानी सो विजर्ड हिट द मॉमी में उठाई गई है या जागृत की गई है या पेश की गई है। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने पढ़ लिया कि जो उसने बताया या जो भी है उस पर उसको लिटिल जो को जो है विश्वास नहीं था। और उसके बाद जो है इसने क्या बोला था कि लिटिल जो क्या कहता है कि उसको जो है अपने उसको गुलाब की सुखद महक से वंचित नहीं कर देना चाहिए था। उसने जोर देकर कहा कि जादूगर ने उस माँ को जो है सिर पर मारा है और उस छोटे बदमाश को
वापस नहीं बदला। और वो छोटी बदमाश की माँ को ये कहती है कि माँ बेवकूफ़ है। और उसने महसूस भी किया कि उसके पिता जो है उसकी माँ का जो है बचाव कर रहे हैं या कुछ अजीब कर रहे हैं, जो अपने दृष्टिकोण पर जो है वो अडिग रही, ठीक है, वो हिली नहीं अपने उस पे। सी रियलाइज दैट द फादर, तो यहाँ पर देखिए जो स्टक हर व्यू एंड पॉइंट लिखा हुआ ना, तो वहाँ पर जो है वो अडिग रही। और उसने जोर देकर कहा कि उसके पिता को अगर मतलब उसके पिता को अगले दिन उसे कहानी अलग तरीके से बतानी चाहिए। यह जादूगर था जिसने जादू की छड़ी ली और उसकी माँ को मार डाला। ये चीज़ इसमें जो है मार डाला मतलब हिट किया है ना। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है कि एक्चुअली हुआ क्या था, बस बाकी कुछ नहीं है। शंख वाला जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा इतना घुमाया गया है ना कि आदमी को समझ में नहीं आता कुछ चीज़ें इसमें से। इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया है, हाउ डज द राइटर डिफाइन ए फर्स्ट डे कवर। तो लेखक पहले दिन के कवर को कैसे परिभाषित करता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, इसमें हुआ था कि जब एक नया स्टाम्प जारी किया जाता है तो स्टाम्प संग्रहालय में कुछ खरीदते हैं और उन्हें बिक्री से पहले दिन ही लिफाफे को मेल करने के इस्तेमाल में लिया जाता है और पोस्टमार्टम तारीख को साबित करते हैं और लिफाफे को पहले दिन का कवर कहा जाता है। और वे कभी नहीं कहते कि लिफाफे के अंदर बस एक कोरा कागज रख दे। बस इतना ही इसमें समझाना है, ठीक है ना। देखो हाउ डज राइटर डिफाइन ए फर्स्ट डे कवर। तो देख व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, स्टैम्प कलेक्टेड बाय some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale and the postmark proves the date, the envelope is called first day cover। इसीलिए जो है एनवलप को जो है फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। और दे आर नेवर ओपनड, और जो है उनको कभी भी खोला नहीं जाता। और यू जस्ट पुट ए ब्लैंक पेपर इनसाइड द एनवलप, और चाहे तो आप उसके अंदर जो है क्या रख दो, एक कोरा कागज ही रख दो, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव और वेयर आज हिज हाउस। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया है, जो 2023 का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया गया है एचपी बोस का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो डॉक्टर सदाव जो है फेमस सर्जन था और साइंटिस्ट था ऑफ जापान का, और ही वाज सिंपैथेटिक मैन हु रिमेन्ड लॉयल इन हिज प्रोफेशन इवन इन द एडवर्स सिचुएशन। और जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी एक सहानुभूत पूर्ण जो है उसका व्यवहार था और अपने पेशे के प्रति वफादार रहा वो। और वो जो है जापान में कहाँ रहता था, एंसेस्ट्रल स्क्वायर स्टोन हाउस इन जापान। एंसेस्ट्रल मतलब होता है कि वो अपने जो पुश्तैनी खानदानी वो उस एक वर्गाकार पत्थर का जो मकान था उसमें रहता था, जो जापान के एक तट पर सक्रिय समुद्र के ऊपर चट्टानों के ऊपर बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद जो सी पार्ट है, व्हाट वाज बेसिक टेल ऑफ स्टोरी टोल्ड बाय जैक। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछेगा जैक द्वारा बताई गई कहानी की मूल कहानी क्या थी या मूल संवेदना क्या थी। तो यहाँ पर सीधा सीधा द बेसिक टेल स्टोरी टोल्ड बाय द जैक अबाउट द स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर हु हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ऑल। तो देखो इसमें क्या है कि जैक द्वारा बताई गई कहानियों की मूल कहानी हमेशा एक छोटे से प्राणी के बारे में ही थी, जिसमें आमतौर पर एक जिसका नाम दिया जाता था रोजर, जिसे हमेशा कुछ ना कुछ समस्या रहती थी और वह उस समस्या को सुलझाने के लिए एक बुद्धिमान उल्लू के पास हमेशा जाता है ना। और उल्लू जो है उसे जादूगर के पास जाने की सलाह देता है और जादूगर एक ऐसा जादू का प्रदर्शन करता है जिससे उसकी समस्याएं हल हो जाती है और फिर जो है वो पैसे का डिमांड कर लेता है। तो ये है इसका बेसिक स्टोरी ऑफ जैक का। और इसके बाद में डी पार्ट में क्या पूछेगा, व्हाट इज द ड्रॉप्स डायरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। तो वह क्या है जो डेयरी को स्वयं के बावजूद श्रीमान लैम्स की ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर क्या था वो, तो श्रीमान लैम्ब जो है डेयरी के जले हुए चेहरे से नहीं डरते थे, वह उसकी जो कंपनी में वो रहना चाहता था। मिस्टर लैम्ब वाज नॉट स्केर्ड ऑफ डेरिस बर्न फिस्ट, है ना। और वो उसकी कंपनी में ही वांटेड टू बी इन हिज कंपनी एंड टॉक टू हिम। और वो क्या है कि वो उसकी कंपनी में, कंपनी मतलब होता है उसके साथ में रहना चाहता था और साथ ही साथ उससे बात भी करना चाहता था। और श्रीमान लैम्ब जो है वो क्या थे कि वो हैंडीकैप थे, विकलांग थे और वो लोन अलोन थे, यानी कि अकेले भी थे। उन्होंने डेयरी से दोस्ताना
तरीके से बातचीत की, उसको उसके सोच में उसके सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयत्न किया, ठीक है, उसको प्रेरित किया, और इस प्रकार डेयरी जो है श्रीमान लैम्ब के प्रति आकर्षित हो गया। तो वही चीज़ थी, वह यही चीज़ थी जो मतलब उसके शांतिपूर्वक बात और जो है सकारात्मक सोच बदलने के नज़रिए के वजह से ही जो डेयरी स्वयं के बावजूद जो है लैम्ब की ओर अपने आप को आकर्षित समझता है। तो ये था पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को ढंग से पढ़ लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। सभी चीज़ें अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।